बेसिकली जिस तरीके से भारत ने माइग्रेंट के इशू को हैंडल किया, आपको लगता है कि ये थोड़ा बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था या आप इससे संतुष्ट हैं? देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ माइग्रेंट लेबर। आप पता नहीं ये इशू क्यों बन गया। अगर कोई अपने घर जाना चाहता है, कैसे कोई भी स्टेट कैसे कह सकती है कि हम नहीं भेजेंगे। आई मीन अगर तमिलनाडु तो जाना चाहते ने, यूपी या फ्रॉम कर्नाटक जाना चाहते ने, या महाराष्ट्र तो या पंजाब तो ये तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਓਨਲੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कैसे कहना अपना टिकट खरीद के तुम चले जाओ। इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसे हम कर ही नहीं सकते इस बात को। तो ये जो तरीका है कि ट्रेन करें, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रेन की है हमारे लिए, और हमने उनको भेजा है। और उनको जाना चाहते हैं अपने घर में, कैसे रोक सकते हो किसी को जाने? कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं कि बोलो कि इधर ही बैठो। ये तो डेमोक्रेसी है, एनीवन कैन गो एनीवेयर, कहीं जहाँ जी करता है वो जाए। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि सड़कों पर कई स्टेट्स में ऐसे देखा गया कि जो माइग्रेंट प्रवासी मजदूर हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं, पैदल ही चल पड़े हैं बहुत सारे लोग, और इस तरह के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट देखने को जो मिले हैं। मैंने टेलीविजन पे देखा, वो गलत गलत बात थी। जो जो माइग्रेट अगर लोग जाना चाहते हैं तो दिल्ली सरकार को उनको भेजना चाहिए था। उनको बसेस कर देते, उनको ट्रेन कर देते पहले में ही। अगर ट्रेन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं दिए उस टाइम, तो फैसला नहीं हुआ था, बसेस में तो भेज सकते थे। हमने भी बसेस में अपने बस भेजे पंजाब से टू टू नंदेड़ टू ब्रिंग पीपल। 80 बसेस हमने भेजी हैं, वो भी भेज सकते थे। सर, आपने रिपोर्ट्स कई आई हैं, आपने अभी भी बात की कि चीफ मिनिस्टर्स पे छोड़ा जाना चाहिए था ये फैसला कि वो किस तरीके से इस मामले के साथ, इस मुद्दे के साथ, कोविड के साथ निपटे। तो क्या कहना चाहते हैं आप? देखो क्या ये तो नहीं दिया गया मुख्यमंत्री को? एक चीज़ तो समझनी चाहिए कि ये एक्ट है नेशनल एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टू एक्ट ऑन इट। दैट इज़ व्हाट द एक्ट इज, पार्लियामेंट्री एक्ट है, इट हैज़ टू बी गो अकॉर्डिंग टू इट। लेकिन हाल ये जो कोविड बीमारी है, इसको कोई नहीं समझता है। तो कुछ नेशनल एक्ट या कोई ऑफिसर दिल्ली में बैठ के या कोई वहाँ से कोई हुक्म दें कि ये करो, व्हेन ही डजंट नो हिमसेल्फ के होना क्या है। यहाँ तो हम बैठे हैं, हमें मालूम है कि क्या हो रहा है, एंड वी कैन। तभी मैंने कहा कि चीफ मिनिस्टर्स पे छोड़ो, वो तो डेट मॉर्निंग टू इवनिंग अपना कांटेक्ट रखते हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कांटेक्ट मॉर्निंग ही तो इवनिंग तो नहीं रखते ना। मैं तो एक बार चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से पिछले 35 दिन में एक बार मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है इसी बात पे। 4 बार उन्होंने चीफ मिनिस्टर से बात की। मेरा पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मेरा टर्न था, मैंने उनसे किया, तो हमने जो बातें की उनको कही। लेकिन 35 दिन में तो सैकड़े फैसले हो जाते हैं, एंड इट कैनॉट बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई ऑफिसर सिटिंग किसी होम मिनिस्ट्री में वो नहीं फैसला कर सकता। हम जानते हैं अपने स्टेट्स को, मैं जानता हूँ, पटनायक जी जानते हैं उड़ीसा को, अपने गहलोत जी जानते हैं राजस्थान को। तो ये बातें हम एज अ स्टेट, एज चीफ मिनिस्टर्स, वी अंडरस्टैंड आवर स्टेट्स। एक आखिरी सवाल सर ये है कि किस तरीके से देखते हैं आप आने वाले दिनों में पंजाब की जो सिचुएशन है वो कैसे देखते हैं अगर कोरोना की बात करें, और क्या आप इसके लिए तैयार हैं? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में ये प्रॉब्लम है। पंजाब कैन नॉट बी आइसोलेटेड। तो जो हिंदुस्तान की प्रॉब्लम होगी वही पंजाब की प्रॉब्लम होगी। और आज हमें मालूम नहीं कि ये बीमारी कैसे फैलती है, क्या है। अभी कह रहे हैं कि दुनिया में एक सेकंड फेज़ आएगा, पता नहीं क्या फेज़ आएगा, क्या नहीं आएगा। ये सब बातें तो जैसे होती जाएंगी, वी विल बी कंटिन्यू टू रिएक्ट। आई एम श्योर नेशनल लेवल पे हमारी गवर्नमेंट, मोदी जी कर रहे होंगे एट द नेशनल लेवल, लेकिन स्टेट लेवल पे हम अपनी तौर पे कर रहे हैं। और वही तभी तो मैं कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि इसका कुछ नहीं पता लगता है कैसा होगा, क्या होगा, कैसे इसको रिएक्ट करना है। दैट इज़ वाई इट इज़ क्विकर के स्टेट्स के पे आप अपने काम छोड़ो। और तभी मैं ये बात पूछ रहा हूँ, क्योंकि एवरी लिटिल थिंग आई कांट आस्क दिल्ली। आज कोई बात हो जाए, मैं चिट्ठी लिखूंगा दिल्ली, उनका जवाब आएगा। इसका फ़ायदा क्या है? हमारे पे छोड़ो, जो सुबह कोई बात हुई हो उसी टाइम फैसला ले लेंगे तो शाम तक लागू हो जाएगा। दीज आर द थिंग्स मैं कह रहा हूँ कि, पर हम आज क्या होगा कुछ नहीं कहते। ग्लोबल सिचुएशन जो है, वो ग्लोबल सिचुएशन तो अब सारी दुनिया जानती है किस तरीके से। लुक एट यूके किस तरीके से फैल गया, लुक एट यूरोप, लुक एट अमेरिका, आउट ऑफ कंट्रोल है, कनाडा वगैरह सब। कहीं कोई मुल्क ही नहीं दुनिया में जहाँ ये नहीं है। देश में पहली बार एक दिन में कोरोना के 4200 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, और ऐसे समय पर सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। भारतीय रेल मंत्रालय ने 12 मई से एक बार फिर ट्रेनों के संचालन को शुरू करने की बात कही है। शुरुआती चरण में सिर्फ 15 ट्रेनें चलाई जाएंगी।
पूरे देश में लॉकडाउन लागू होने के पहले ही पैसेंजर ट्रेनें बंद कर दी गई थीं। लेकिन लॉकडाउन 3 खत्म होने के पहले सरकार ने ये फैसला कैसे ले लिया, इस पर लोगों को हैरानी ज़रूर हो रही है। ये 15 जोड़ी ट्रेनें राजधानी होंगी और जो किराया इस रूट पर पहले लगता था वही इस बार भी लागू होगा, लेकिन केटरिंग के चार्ज नहीं लगेंगे। आपको बता दें, लॉकडाउन से पहले तक राजधानी ट्रेनों में डायनामिक प्राइसिंग लागू होती थी, यानी जैसे जैसे सीटें भरती जाएंगी किराया बढ़ता जाएगा। केटरिंग के लिए पानी और कुछ पैकेज्ड फूड ट्रेन में पैसे देकर यात्री खरीद सकेंगे। इन ट्रेनों में रास्ते में बेड रोल नहीं दिया जाएगा। एक ट्रेन में राजधानी की ही तरह 1 AC, 2 AC, 3 AC के कोच होंगे। 1 AC और 2 AC में सोशल डिस्टेंसिंग की दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन 3 AC पर फिलहाल स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि वो 72 सीटों वाली होगी या नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में भी 1200 की जगह अब 1700 यात्री ले जाने की बात हो रही है। हफ्ते में कितने दिन चलेंगी ये ट्रेनें? हालांकि पूरा टाइम टेबल अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन रेलवे के मुताबिक इन 15 जोड़ी ट्रेनों में से कुछ ट्रेनें रोज चलेंगी जो छोटी दूरी की होंगी या फिर रात भर के सफर वाली होंगी। लंबी दूरी की ट्रेनों को हफ्ते में 2 या 3 दिन के लिए चलाया जाएगा। ट्रेन के स्टॉपेज नॉर्मल ट्रेन के मुकाबले कम होंगे। लॉकडाउन के पहले जिस रूट पर ट्रेनें जितने दिन सप्ताह में चलती थी, उतने ही दिन ये ट्रेनें चलेंगी। स्टेशन आने और जाने की सुविधा कैसे मिलेगी? ट्रेन चलाने को लेकर फैसले के बाद हर तरफ सवाल यही था कि लोग घर से स्टेशन और स्टेशन से घर तक कैसे पहुंचेंगे। इसको लेकर अब स्थिति साफ हो गई है। ट्रेन की कंफर्म टिकट दिखाने के बाद लोगों और ड्राइवर को स्टेशन से घर और घर से स्टेशन जाने की सुविधा दी जाएगी। ये ट्रेनें दिल्ली से पटना, रांची, हावड़ा, डिब्रूगढ़, अगरतला, बिलासपुर, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी और फिर वापसी का सफर तय करेंगी। लेकिन बात अगर मुंबई सेंट्रल और अहमदाबाद की करें तो वहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई इस वक्त कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। वहां ये सुनिश्चित करना कि ट्रेनों से आए मुसाफिर अपने अपने घरों तक ठीक से पहुंचें और फिर उनका रेगुलर चेकअप किया जाए, ये राज्य सरकारों की मुश्किलों को बढ़ा सकता है। उसी तरह से बंगाल से भी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर भी पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र के बीच काफ़ी अनबन देखने को मिली है। ऐसे में वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का रवैया पैसेंजर ट्रेनों को लेकर कैसा रहता है, ये भी देखने वाली बात होगी। स्टेशन पर यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। यात्रा करने वालों को स्टेशन पर सैनिटाइजर दिया जाएगा और यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान पैसेंजरों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। स्टेशन पर उतरने के बाद जिस राज्य में ट्रेन पहुंचेगी, वहां की राज्य सरकार ने जो नियम बनाए हैं, यात्रियों को उन सभी का पालन करना होगा। मसलन अगर राज्य सरकार क्वारंटीन में यात्रियों को भेजना चाहे या फिर होम आइसोलेशन की बात कहे, तो यात्रियों को वो दिशा निर्देश पालन करने ही होंगे। रेलवे की तरफ से साफ कहा गया है कि जो भी 15 ट्रेनें चलेंगी वो AC होंगी। इससे पहले सरकार ने सेंट्रलाइज्ड AC को लेकर एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि सेंट्रलाइज्ड AC से खतरा हो सकता है। ऐसे में हमने बात की पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के श्रीनाथ रेड्डी से। उनके मुताबिक सरकार जिन लोगों को विमान से ला रही है वहां भी AC चल ही रहा है। ऐसे में सरकार अगर एक एम्बिएंट टेम्परेचर यानी आसपास के परिवेश के मुताबिक एक तापमान फिक्स करती है तो यह अनुकूल होगा। डॉक्टर रेड्डी के मुताबिक यात्रा से पहले पैसेंजर की प्री स्क्रीनिंग, यात्रा के दौरान यात्री मास्क पहने रखें और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करेंगे तो कोरोना फैलने के खतरे को कम जरूर किया जा सकता है। डॉक्टर रेड्डी के मुताबिक अब कोरोना के साथ हमें जीने की आदत डालनी होगी, तो हमेशा के लिए ट्रेन और फ्लाइट बंद नहीं रखी जा सकती। शुरुआत कहीं से तो करनी ही होगी। रेल मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों के लिए आगे भी श्रमिक ट्रेनें चलती रहेंगी। रेलवे प्रशासन के मुताबिक सोमवार सुबह तक 468 श्रमिक ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं। तकरीबन 4 लाख मजदूरों को सरकार अपने घर पहुंचा चुकी है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को ट्वीट कर जानकारी दी थी कि 300 और श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना है। राज्य सरकारों की मांग पर ऐसा किया जा रहा है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सोमवार सुबह ही सभी राज्यों के गृह सचिवों को चिट्ठी लिखकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने में राज्य सरकारों को रेल मंत्रालय से सहयोग करने की बात कही है।
महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पटरियों पर सोते 16 मजदूरों की मौत के बाद केंद्र सरकार अब सजग हो गई है। देश में पहली बार एक दिन में कोरोना के 4200 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और ऐसे समय पर सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। भारतीय रेल मंत्रालय ने 12 मई से एक बार फिर ट्रेनों के संचालन को शुरू करने की बात कही है। शुरुआती चरण में सिर्फ 15 ट्रेनें चलाई जाएंगी। पूरे देश में लॉकडाउन लागू होने के पहले ही पैसेंजर ट्रेनें बंद कर दी गई थीं, लेकिन लॉकडाउन 3 खत्म होने के पहले सरकार ने ये फैसला कैसे ले लिया, इस पर लोगों को हैरानी जरूर हो रही है। ये 15 जोड़ी ट्रेनें राजधानी होंगी और जो किराया इस रूट पर पहले लगता था वही इस बार भी लागू होगा, लेकिन केटरिंग के चार्ज नहीं लगेंगे। आपको बता दें, लॉकडाउन से पहले तक राजधानी ट्रेनों में डायनामिक प्राइसिंग लागू होती थी, यानी जैसे जैसे सीटें भरती जाएंगी किराया बढ़ता जाएगा। केटरिंग के लिए पानी और कुछ पैकेज्ड फूड ट्रेन में पैसे देकर यात्री खरीद सकेंगे। इन ट्रेनों में रास्ते में बेड रोल नहीं दिया जाएगा। एक ट्रेन में राजधानी की ही तरह 1 AC, 2 AC, 3 AC के कोच होंगे। 1 AC और 2 AC में सोशल डिस्टेंसिंग की दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन 3 AC पर फिलहाल स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि वो 72 सीटों वाली होगी या नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में भी 1200 की जगह अब 1700 यात्री ले जाने की बात हो रही है। हफ्ते में कितने दिन चलेंगी ये ट्रेनें? हालांकि पूरा टाइम टेबल अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन रेलवे के मुताबिक इन 15 जोड़ी ट्रेनों में से कुछ ट्रेनें रोज चलेंगी जो छोटी दूरी की होंगी या फिर रात भर के सफर वाली होंगी। लंबी दूरी की ट्रेनों को हफ्ते में 2 या 3 दिन के लिए चलाया जाएगा। ट्रेन के स्टॉपेज नॉर्मल ट्रेन के मुकाबले कम होंगे। लॉकडाउन के पहले जिस रूट पर ट्रेनें जितने दिन सप्ताह में चलती थी, उतने ही दिन ये ट्रेनें चलेंगी। स्टेशन आने और जाने की सुविधा कैसे मिलेगी? ट्रेन चलाने को लेकर फैसले के बाद हर तरफ सवाल यही था कि लोग घर से स्टेशन और स्टेशन से घर तक कैसे पहुंचेंगे। इसको लेकर अब स्थिति साफ हो गई है। ट्रेन की कंफर्म टिकट दिखाने के बाद लोगों और ड्राइवर को स्टेशन से घर और घर से स्टेशन जाने की सुविधा दी जाएगी। ये ट्रेनें दिल्ली से पटना, रांची, हावड़ा, डिब्रूगढ़, अगरतला, बिलासपुर, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी और फिर वापसी का सफर तय करेंगी। लेकिन बात अगर मुंबई सेंट्रल और अहमदाबाद की करें तो वहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई इस वक्त कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। वहां ये सुनिश्चित करना कि ट्रेनों से आए मुसाफिर अपने अपने घरों तक ठीक से पहुंचें और फिर उनका रेगुलर चेकअप किया जाए, ये राज्य सरकारों की मुश्किलों को बढ़ा सकता है। उसी तरह से बंगाल से भी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर भी पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र के बीच काफ़ी अनबन देखने को मिली है। ऐसे में वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का रवैया पैसेंजर ट्रेनों को लेकर कैसा रहता है, ये भी देखने वाली बात होगी। स्टेशन पर यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। यात्रा करने वालों को स्टेशन पर सैनिटाइजर दिया जाएगा और यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान पैसेंजरों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। स्टेशन पर उतरने के बाद जिस राज्य में ट्रेन पहुंचेगी, वहां की राज्य सरकार ने जो नियम बनाए हैं, यात्रियों को उन सभी का पालन करना होगा। मसलन अगर राज्य सरकार क्वारंटीन में यात्रियों को भेजना चाहे या फिर होम आइसोलेशन की बात कहे, तो यात्रियों को वो दिशा निर्देश पालन करने ही होंगे। रेलवे की तरफ से साफ कहा गया है कि जो भी 15 ट्रेनें चलेंगी वो AC होंगी। इससे पहले सरकार ने सेंट्रलाइज्ड AC को लेकर एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि सेंट्रलाइज्ड AC से खतरा हो सकता है। ऐसे में हमने बात की पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के श्रीनाथ रेड्डी से। उनके मुताबिक सरकार जिन लोगों को विमान से ला रही है, वहां भी AC चल ही रहा है। ऐसे में सरकार अगर एक एम्बिएंट टेम्परेचर यानी आसपास के परिवेश के मुताबिक एक तापमान फिक्स करती है तो यह अनुकूल होगा। डॉक्टर रेड्डी के मुताबिक यात्रा से पहले पैसेंजर की प्री स्क्रीनिंग, यात्रा के दौरान यात्री मास्क पहने रखें और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करेंगे तो कोरोना फैलने के खतरे को कम जरूर किया जा सकता है। डॉक्टर रेड्डी के मुताबिक अब कोरोना के साथ हमें जीने की आदत डालनी होगी, तो हमेशा के लिए ट्रेन और फ्लाइट बंद नहीं रखी जा सकती। शुरुआत कहीं से तो करनी ही होगी। रेल मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों के लिए आगे भी श्रमिक ट्रेनें चलती रहेंगी।
रेलवे प्रशासन के मुताबिक सोमवार सुबह तक 468 श्रमिक ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं। तकरीबन 4 लाख मजदूरों को सरकार अपने घर पहुंचा चुकी है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को ट्वीट कर जानकारी दी थी कि 300 और श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना है। राज्य सरकारों की मांग पर ऐसा किया जा रहा है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सोमवार सुबह ही सभी राज्यों के गृह सचिवों को चिट्ठी लिखकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने में राज्य सरकारों को रेल मंत्रालय से सहयोग करने की बात कही है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पटरियों पर सोते 16 मजदूरों की मौत के बाद केंद्र सरकार अब सजग हो गई है। चीन के वुहान शहर से निकलकर कोविड-19 की महामारी ने 6 महीनों के अंदर ही 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली। ये महामारी दुनिया की अर्थव्यवस्था को 3% का नुकसान पहुंचाने जा रही है और दुनिया भर में हर 2 में से 1 आदमी की नौकरी इस वायरस के कारण खतरे में है। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पैसे का इंतजाम कई देशों के लिए मुश्किल पड़ रहा है और वे कर्ज ले रहे हैं। लाखों कंपनियों की कमाई बंद हो गई है और पर्यटन जैसे उद्योगों पर तो रातों रात जैसे ताला पड़ गया। इन हालात में ऐसी आवाजें उठ रही हैं कि इसकी जिम्मेदारी तय की जाए और कई लोग तो सीधे चीन पर उंगली उठा रहे हैं। बीबीसी संवाददाता स्टेफानिया गोजर ने इस पर रिपोर्ट लिखी है। पिछले हफ्ते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसकी जिम्मेदारी तय करने के कई तरीके हैं। हम इस दिशा में गंभीरतापूर्वक जांच कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि हम चीन को लेकर खुश नहीं हैं। राष्ट्रपति ट्रंप जब ये कह रहे थे तो उन्होंने चीन से हर्जाना वसूलने की संभावना पर साफ तौर से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इससे कयासों के दरवाजे खुल गए। जर्मन अखबार बिल्ड ने महामारी से जर्मनी को हुए आर्थिक नुकसान का हिसाब किताब लगाया है। अखबार का कहना है कि जर्मनी को $160 मिलियन का नुकसान हुआ है और इसकी देनदारी चीन पर बनती है। दुनिया भर में कई कंपनियां, आम से खास लोग चीन से नुकसान की भरपाई की संभावना तलाश रहे हैं। कोरोना वायरस से निपटने में चीन से चूक हुई, ये इल्जाम उस पर लगाना कहां तक मुमकिन है। ब्रितानी थिंक टैंक चैटम हाउस में इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट विम मुलर कहते हैं कि इसके लिए तो दूसरे देशों को ही कदम उठाना होगा। उदाहरण के लिए आपके पास हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, लेकिन यहाँ किसी मामले की सुनवाई के लिए देशों की रजामंदी की जरूरत होती है। इसलिए जहां तक मुमकिन होगा चीन भी किसी बाहरी अदालत के सामने अपनी पेशी से इनकार करेगा। उसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान के अनुच्छेद 75 के इस्तेमाल की बेहतर संभावना है। वो बताते हैं कि इसमें कहा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान के किसी प्रावधान को लेकर अगर कोई विवाद उठता है और वो विवाद बातचीत से या हेल्थ असेंबली में नहीं सुलझ पाता है तो कोई देश इसे आईसीजे में ले जा सकता है। लेकिन फिर भी चीन को आईसीजे में ले जाने की चाहत रखने वाले देश को पहले उससे बात करने की कोशिश करनी होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की हेल्थ असेंबली में मुद्दा ले जाना होगा।
स्पेन की यूनिवर्सिटी ऑफ सेविया में पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के प्रोफेसर जोआक्विन एल्केड कहते हैं कि अगर चीन को आईसीजे में ले जाना है तो पहले उसकी जिम्मेदारी तय करने की जरूरत है। कोई बात उसके इलाके में हुई या फिर उसने किसी अंतर्राष्ट्रीय बाध्यता का पालन नहीं किया है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी बनती है, ये तय करने की जरूरत है। अमेरिकी लॉ फर्म बेरमैन लॉ ग्रुप ने भी एक क्लास एक्शन लॉ सूट दायर किया है। क्लास एक्शन लॉ सूट का मतलब ऐसे मुकदमे से है जहां एक पक्ष कोई व्यक्ति न होकर लोगों का ग्रुप होता है। बेरमैन लॉ ग्रुप के क्लास एक्शन लॉ सूट में 46 देशों के 14,000 लोग पार्टी बने हैं। इनमें कंपनियां भी शामिल हैं और कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों के रिश्तेदार भी। चीन के खिलाफ अमेरिका में लाए जा रहे ऐसे क्लास एक्शन लॉ सूट यानी साझा मुकदमों में कामयाबी की कितनी संभावनाएं हैं? इस बात पर क्लास एक्शन दायर करने वाले वकीलों को तो भरोसा है, लेकिन एक्सपर्ट्स को उम्मीद नहीं। प्रोफेसर टॉम गिन्सबर्ग कहते हैं कि दायर मुकदमों की दलीलों में बहुत दम नहीं है। इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट विम मुलर कहते हैं कि इम्यूनिटी ज्यूरिसडिक्शन के तहत शी जिनपिंग या उनके जूनियर अधिकारियों को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। इम्यूनिटी ज्यूरिसडिक्शन ये वो न्यायिक सिद्धांत है जिसके तहत किसी संप्रभु राष्ट्र पर उसकी जमीन के बाहर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। रूस में इस बार का विक्ट्री डे बेहद अलग और अजीब सा रहा। आमतौर पर यहाँ रेड स्क्वायर पर हजारों रूसी सैनिक कदमताल करते हुए दिखते हैं। साथ ही बड़े बड़े हथियारों की नुमाइश की जाती है, लेकिन कोरोना वायरस के दौर में सब कुछ खाली है, कोई नहीं है। कोविड ने सैन्य परेड को टाल दिया है, लेकिन इस अवसर पर रूसी एयरफोर्स ने फ्लाई पास्ट जरूर किया। नाजी जर्मनी की शिकस्त की 75वीं सालगिरह पर 75 विमानों ने उड़ान भरी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने टूम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर में श्रद्धा सुमन अर्पित किए और देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब हम एक होते हैं तो अजेय हो जाते हैं, लेकिन पड़ोसी देश बेलारूस में अलग ही तस्वीर देखने को मिली। राष्ट्रपति लुकाशेंको ने विक्ट्री डे परेड को जारी रखने का फैसला किया। इस मौके पर सैकड़ों सैनिकों ने परेड निकाली और हथियार भी दिखे। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुटे। हालांकि इस फैसले की आलोचना भी हो रही है, क्योंकि बेलारूस में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर रूस शुरुआत में बेफिक्र नजर आ रहा था, लेकिन बीते कुछ दिनों में कोरोना वायरस ने वहां काफ़ी तबाही मचाई है। राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि असली चुनौती आना अभी बाकी है। ओमान की खाड़ी में सैन्य अभ्यास के दौरान ईरान की एक मिसाइल अपनी ही नौसेना के जहाज पर जा गिरी। इस दुर्घटना में 19 नाविकों की मौत हो गई है और 15 लोग घायल हैं। इस सैन्य अभ्यास में ईरानी नौसेना के 2 जहाज शामिल थे। ईरान की सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक नई एंटी शिप मिसाइल के परीक्षण के दौरान रविवार को यह हादसा हुआ। ओमान की खाड़ी में चल रहे इस परीक्षण के दौरान मिसाइल सैन्य उपकरण ले जाने वाले कोणार्क नाम के जहाज के लाइट सपोर्ट से टकराई। ये सैन्य अभ्यास हार्मुज स्ट्रेट के पास हो रहा था। मिसाइल को युद्धपोत जामरान से छोड़ा गया था। ईरान की सेनाएं अक्सर इस तरह के परीक्षण करती रहती हैं। सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ईरान के दक्षिणी तट पर रविवार दोपहर सैन्य अभ्यास के दौरान बंदर जस्क में कोणार्क जहाज से एक मिसाइल टकराई। टारगेट प्रैक्टिस के दौरान जहाज मिसाइल के संपर्क में आया, क्योंकि इस दौरान टारगेट और जहाज के बीच की दूरी का ध्यान नहीं रखा गया था। यह हादसा राजधानी तेहरान के दक्षिण पूर्व में करीब 1270 किलोमीटर दूर ओमान की खाड़ी के पोर्ट ऑफ जस्क में हुआ। जामरान और कोणार्क जहाज ईरानी नौसेना इस्तेमाल करती हैं।